हम लोग एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नया लेसन हम लोग का है। लेसन कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो रहा है शुरू। ये लेसन 10th में जितना आवश्यक है उतना ही इम्पोर्टेंट 12th क्लास में भी, दोनों क्लास में इसका महत्व बराबर। 12th क्लास में भी ये खुद ही एक अच्छा खासा नंबर मैंने बच्चे इसी से ला सकते हैं, इस टॉपिक से। ये टॉपिक जो 10th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ये है आपका कार्बनिक रसायन का परिचय सिर्फ यहाँ पर है 10th क्लास में। कोई खास लेसन यहाँ पर नहीं, लेकिन सीनियर क्लास में जब जाएंगे 12th क्लास में, 11th क्लास में, तो दोनों क्लास में इसका अलग पूरा लेसन है, टॉपिक है पूरा का पूरा। 7 लेसन 12 में है, अब तकरीबन 5 लेसन 11 में भी है। मैंने दोनों साल मिला के 12 लेसन पढ़ लीजिएगा। सोच लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट है ये, कि आने वाले अगले 2 साल में आप इसका मैंने पूरा इसी को पढ़ना। 12 लेसन है और ये पढ़ना बहुत जरूरी भी। तो ये आपका 10th एक पहली सीढ़ी, एक बेसिक नॉलेज है कि हम कुछ जानते हैं कार्बनिक रसायन के बारे में, कार्बनिक यौगिक के बारे में हम कुछ जानते हैं। ये जानने का यहां पर छोटा सा मौका है हम लोग के पास, छोटा सा हमारे पास एक व्यू है कार्बन के यौगिक लेसन में। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है माइंड में कि आपने कहा कि कार्बनिक रसायन है, तो आखिर कार्बनिक रसायन कहते हैं किसको है? ये हमारा रेगुलर बैच है, इसमें तो पूरा लॉन्ग में चलेगा। तो सबसे पहले कि आखिर कार्बनिक रसायन कहते हैं किसको? कौन बता रहे हैं? कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? बेसिक क्लास में ये चीजें पढ़ाई गई है, लेकिन आप लोग की स्थिति भगवान भरोसे हिंदू होटल वाला है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। हेलो, भगवान भरोसे नहीं है, आप लोग इसलिए शिक्षा व्यवस्था और मुख्यमंत्री के भरोसे। इसलिए हम हर बच्चे को, बिहार में पैदा लिए हर बच्चे को कहते हैं कि आप लोग बिहार में, बिहार का नक्शा ले लीजिए, अपने घर में रखिए और भगवान की पूजा मत कीजिए। बिहार की नक्शा ई पट्टी शिक्षा मंत्री, ई पट्टी नीतीश कुमार जी का फोटो रख के डेली पूजा कीजिए सुबह शाम कि हे प्रभु आपके लोग की कृपा से हम पास हो जाते हैं। कोई भगवान नहीं काम दे रहे आप लोग को, काम देंगे तो शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार श्रीमान मुख्यमंत्री जी। और बीच में बिहार का कि हे बिहार की धरती हम धन्य हुए आप पर जन्म लेकर के। उनको अगरबत्ती दिखाइए नक्शवा को, एक पट्टी शिक्षा मंत्री और एक पट्टी मुख्यमंत्री जी को रखिए, क्योंकि बिहार के बच्चे इन्हीं दोनों के भरोसे पास हो रहे हैं, पढ़ के तो पास नहीं हो रहे सही से। परम सत्य ये है, परम सत्य है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आखिर सवाल है कार्बनिक रसायन कहते हैं किसको? नाम में है कार्बनिक और रसायन, तो रसायन के बारे में डिफिनेशन वगैरह तो हो चुकी है बेसिक क्लास में। वहां पर यही बताया गया है कि कार्बनिक रसायन से पहले 2 और इसके ब्रांच हमने पढ़ाया है कि रसायन शास्त्र की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। फर्स्ट का नाम था फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 लेयर में बटा हुआ है। हम लोग तीसरा लेयर खोल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। है क्या ये? तो कहता है कि देखिए, हम लोगों ने भी तुरंत अकार्बनिक रसायन पढ़ा और वहां पर जाना कि कुल 111 तत्व ही वैलिड किताबों में लिखा हुआ था आपका। हमने कहा उस 111 कहीं 114 भी लिखी हुई है, जो आप मान के चल रहे हैं। तो अगर 111 एनसीईआरटी से चल रहा है तो 111 लेके अगर तो 111 कुल तत्व हैं,
उन कुल तत्वों में से एक तत्व अकेला है। उस तत्व का नाम है कार्बन। क्या नाम उसका? कार्बन नाम है। यह जो कार्बन तत्व है वह अकेले अन्य 110 तत्वों पर, 11 मान के तो 110 और 14 मान के चल रहे तो 113, ये अकेले अन्य सभी तत्वों पर भारी, अन्य सभी तत्वों से ज्यादा यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। इसकी काबिलियत है कार्बन की। कार्बन अकेले उन सभी पर भारी है, उन सबसे अधिक गुणवान है ये। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग धातु अधातु का डिफिनेशन भी पढ़ रहे हैं, तो अधातु में जानकारी हमें प्राप्त हुई कि वैसा कोई भी तत्व अधातु कहला सकता है जिनके 72 कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वहां पर अपवाद में लिखे कार्बन, और लिखे कि कार्बन के अगर हम 72 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखेंगे तो कार्बन हमारा उपधातु की श्रेणी में आना चाहिए था, क्योंकि कार्बन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था? उपधातु। लेकिन है क्या ये? तो पहला तो सबसे डिफरेंट गुण ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी वह अधातुओं जैसा है, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सोच लीजिए, बाकी में क्या था कि 1, 2 या 3 ले सकता है, इसके पास कैपेसिटी है 4 का। तो कार्बन अन्य तत्वों की तुलना में थोड़ा सा अलग है, इसलिए यह अन्य तत्वों पर अकेले ही भारी है। करते क्या हम लोग कार्बनिक रसायन में? तो कार्बनिक रसायन में हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन, कार्बन के अलावा और कोई नहीं, फिर इससे बनने वाले यौगिक, इसके व्युत्पन्न, कई जगह लिखा हो रहेगा कार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। शॉर्ट डिफिनेशन सबसे अच्छा ये है, कार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। मैंने हम ऐसा कोई भी विज्ञान की शाखा जिसमें कार्बन के बारे में पढ़ना शुरू कर दे, इसके बारे में, और वैसा कोई भी यौगिक जिसमें कार्बन हो, वैसा कोई भी यौगिक जिसमें क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए, वो कार्बनिक यौगिक है। कोई भी वस्तु जिसमें अगर कार्बन की मात्रा है तो वह कैसा पदार्थ कहलाएगा? कार्बनिक पदार्थ कहलाएगा। हमारा रूल यही कहता है कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट खुद ही पूरा अधिक मात्रा में हो, एकदम कम मात्रा में भी हो, कार्बनिक रसायन। मैंने कार्बन से बनने वाला यौगिक है वो, कार्बनिक यौगिक है वो। तो हम रसायन शास्त्र की जिस शाखा में कार्बन और उसके यौगिकों का समस्त अध्ययन करते हैं, मैंने पूरा अध्ययन करते हैं, उसकी संरचना कैसी है, वो बनते कैसे हैं, उनकी बनावट क्या है, वो बनाने की उनकी विधि का है, कैसे कैसे वो तैयार किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमें पढ़ना होता है। कहाँ हम किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग करते हैं, कार्बनिक यौगिक की क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इन सारी चीजों पर हम विचार और विमर्श करते हैं। आखिर है क्या कार्बनिक रासायन? तो जहां पर उसकी संरचना, जहां पर उसका गुण, जहां पर उसका उपयोग, जहां पर उसका नामाकरण, नाम में लिखा जाता है, यहां पर कार्बनिक रसायन। जो भी हम जनरली नाम तत्वों का याद किए, यौगिकों का याद किए, उससे कुछ अलग है इनका नामाकरण, इनका नाम अलग है। तो कार्बनिक रसायन का नामाकरण कैसे करते हैं, इस पर विचार होगा हमारा यहाँ। इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग नाम दिए कार्बनिक रसायन। क्या नाम दिए? कौन सा रसायन? कार्बनिक रसायन। यह जो कार्बन है बाबू, यह हमारे पृथ्वी में भी है और हमारे वायुमंडल में भी। हमारे पृथ्वी में यह लगभग 0.02%, अर्थ क्रस्ट में, पृथ्वी में, भूपर पट्टी में 0.02%।
और हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुख्य रूप से, और इसकी मात्रा 0.03%, 0.03% वायुमंडलीय हवा में हमारा कार्बन है, और 0.02% कहाँ है? कहाँ? भूमि पर। कोई दिक्कत? ये दो सिस्टम है इसके, और आपको याद रखना है कि अगर कार्बन की बात करें कि जमीन पर कहाँ है, भूपट्टी पर कितना है, तो 0.02%, और अगर वायुमंडल की बात करें तो कितना हो जाएगा? 0.03%। जो कार्बन है इससे बनने वाले यौगिक हैं, और इनके यौगिकों को हमने कहा कार्बनिक यौगिक। क्या नाम दिया? देखिए, कार्बनिक यौगिक को लेकर के एक बड़ा सस्पेंस था, संयम था। कई लोगों ने इसे परिभाषित किया अलग तरीकों से। इससे कार्बनिक यौगिक की तो सिंपल डिफिनेशन ये कह सकते हैं सामान्य एकदम, कि वैसे यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है या कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक यौगिक। एकदम सिंपल परिभाषा, एकदम परफेक्ट नहीं कि वैसा कोई भी रासायनिक यौगिक जिसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, वो क्या कहलाएगा? कार्बनिक। बहुत से ये भी लोग कहते हैं कि जितना भी कार्बनिक यौगिक होता है वह सजीवों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? इस पृथ्वी पर सजीव मुख्य रूप से दो ही, एक है पेड़ पौधा, एक है जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु मुख्य रूप से इस पृथ्वी पर क्या है हमारे लिए? सजीव है। अर्थात जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कार्बनिक रासायन। इसका उल्टा हो जाएगा अकार्बनिक रासायन। माने कार्बन को छोड़ करके अगर कोई भी तत्व यौगिक में प्रेजेंट रहे, कार्बन नहीं होना चाहिए, कार्बन को छोड़ दीजिए, किसी को ले आइए, उसका यौगिक अगर है तो वो क्या कहलाएगा? अकार्बनिक यौगिक। कौन सा यौगिक? अब हमने कहा कि कार्बनिक यौगिक जीवित पदार्थों से प्राप्त होता है, अर्थात जो अकार्बनिक होगा वह निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होगा। अकार्बनिक किससे? निर्जीव पदार्थों से। चट्टान है, खनिज लवण है, पृथ्वी के अंदर है, हर जगह से प्राप्त किया जा सकता है जो भी निर्जीव पदार्थ है, क्योंकि सजीवों से कार्बनिक पदार्थ बना। इसको लेकर के साइंस में बहुत बड़ा माने अपवाद चला, कितने दिनों तक मतभेद हो चुका था लोगों के बीच में। एक वैज्ञानिक थे जो बड़े प्रचलित हैं, जिनका नाम अच्छा है, जे बर्जिलियस। वो वैज्ञानिक है जिनका दिया हुआ हम लोग संकेत विधि पढ़ते हैं, जो आप तत्वों का संकेत याद करते हैं या जो लिखते हैं आप, ये किनका दिया हुआ है? श्रीमान बर्जिलियस साहब का दिया हुआ है। हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में उत्प्रेरक की घटना पढ़ी थी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग ना लेता है लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ाने या घटाने की क्षमता रखता है, वह उत्प्रेरक। उसका भी खोज बर्जिलियस ने किया, उसके बारे में बर्जिलियस ने ही बताया था। अपार सफलता के बाद बर्जिलियस का हौसला बुलंद था। अब हौसला बुलंद होने के कारण इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया कार्बनिक यौगिकों को लेकर। इनके सिद्धांत का नाम था जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्या नाम था? जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्या नाम था? जीवन शक्ति का सिद्धांत। विजुअल फोर्स थ्योरी, इंग्लिश में कहते हैं विजुअल फोर्स थ्योरी। अब ये क्या कहते थे अपने थ्योरी में? ये बेचारे ईश्वरीय विश्वास रखते थे, गॉड पर विश्वास था। इनका ऐसा मानना था कि इस पृथ्वी पर जो भी यौगिक निर्माण होते हैं कार्बनिक यौगिक, उन सभी यौगिकों के निर्माण में एक अदृश्य शक्ति काम करती, एक अदृश्य शक्ति है। देखिए, गॉड है नहीं है ये तो अलग विषय वस्तु है, चर्चा करने की वस्तु। और हर लोग
कोई भी वक्तव्य गॉड के प्रति देने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि आज जमाना है किसका, सोशल मीडिया। आपके मुंह से निकला छोटा सा वक्तव्य, वो वक्तव्य सही है गलत है वो नहीं लोग देखते हैं, बस लोग को खराब लगा तो खराब लगा। उसमें वैसे ज्यादातर लोग जिनको कोई मतलब नहीं है वही लोग उसमें ज्यादा बैठे रहेंगे, सोशल मीडिया में रहते हैं। ठीक, तो वो तो अलग सी चीज है, लेकिन इस पृथ्वी पर ईश्वर है। बच्चों के लिए उनकी माताएं, उनके पिता ईश्वर है, माँ बाप ईश्वर तो है। हर एक जीव में एक अदृश्य शक्ति काम कर रहा है, हम उसी अदृश्य शक्ति के कारण ही पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, जिंदा है। आप कुछ भी ऐसे आप कुछ भी कर लीजिए कि हम भगवान को नहीं मानेंगे, हम नास्तिक हैं, हाँ, लेकिन जब समय आएगा, अजय रात में कहीं से गुजर रहे हैं 12-1 बजे, तो अपने आप हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा बिना कहले। अगर आप हिंदू से बिलोंग करते हैं तो अचानक आपका तुरंत हनुमान चालीसा क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। नहीं आता है तो बजरंगबली के नामे लेवे लगेगा, आपके कदम ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे। तो अगर भाई आप वही इंसान 1 घंटा पहले भाषण दे रहा था लंबा लंबा कि भगवान नहीं है, हमको आज तक दिखाई नहीं दिए, मतलब जो दिखाई नहीं दिए वो नहीं है धरती पर, तो आप पर बाबा को नहीं देखे थे तो कैसा आ गए तो बाबा। जब ऐसा इंसान कहता है कि भगवान तुम देखे भी नहीं किए, तो भाई पर बाबा को भी नहीं देखे तो बाबा है ना, मैंने वो थे तो बस ईश्वर थे। इस पर सवाल कहाँ है, इनको विश्वास था ईश्वर पर। इन्होंने कहा एक अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति शब्द का तात्पर्य किससे है, ईश्वरीय शक्ति से। एक अदृश्य शक्ति, और वह अदृश्य शक्ति ही क्या बनाती है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में सहायता करती है, निर्माण करती है। ऐसे यौगिक कभी भी प्रयोगशालाओं में नहीं निर्मित किया जा सकता। का मानना था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं, ये प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है। इसी सिद्धांत का नाम था जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्या नाम था इनका, जीवन शक्ति के सिद्धांत 1815 ईस्वी में दिया गया। 1815 कब दिया गया, 1815 ईस्वी कब दिया गया, किसके द्वारा, वर्जिलियस के द्वारा। किसके द्वारा, कोई दिक्कत यहां तक में। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बोहलर। क्या नाम था, बोहलर। क्या नाम था, बोहलर। इनके सिद्धांतों के बाद अपने प्रयोगों में तेजी से लगे हुए थे। उनका ऐसा मानना था कि हम लोग कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते, लोग कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते। इस क्षेत्र में वो बहुत तेजी से काम कर रहे थे और एक दिन अमोनियम साइनेट को गर्म किया। किसको गर्म किया, अमोनियम साइनेट को। और अमोनियम साइनेट को गर्म करके वो एक यौगिक बनाए जिस यौगिक का नाम है यूरिया। क्या नाम है, यूरिया। अमोनियम साइनेट से क्या बनाया गया, यूरिया बनाया गया। किसके द्वारा, बोहलर के द्वारा। किसके द्वारा, बोहलर के द्वारा। बोहलर ने लगभग 1827 ईस्वी में इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म करके पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। यूरिया एक पहला कार्बनिक यौगिक है जो लैब में तैयार किया गया। इसके अलावा यूरिया हम लोग के शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। उत्सर्जन पाठ में पढ़ाया चुका है आपको कि प्रत्येक दिन एक मनुष्य लगभग मैक्सिमम 50 ml और मिनिमम 20 ml यूरिया निकालता है मूत्र के साथ। तो इतनी यूरिया हम प्रत्येक दिन हम लोग निकालते हैं, हमारे बॉडी में बन जाता है। लेकिन यहां पर जो यूरिया हो रही है ये प्रथम कार्बनिक यौगिक है जो लैब में तैयार किया गया। नाम क्या उसका, यूरिया। क्या नाम है, यूरिया। कई बार आपको एग्जामों में इसका सूत्र पूछता
पूछता है। क्या पूछेगा इसका? किसका सूत्र है? यूरिया का। किसका? यूरिया का। तो NH2CO NH2, ये इस आपका यूरिया का सूत्र है। एग्जाम में सूत्र आया कई बार। तो NH2CO किसका सूत्र है? यूरिया का सूत्र है। अब अगर बताइए बाबू, कोई सिद्धांत दिया गया हो और सिद्धांत के कटाक्ष में, उसके विरुद्ध में कोई एक आध वो सिद्धांत आता है तो लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए बोहलर पहले विश्वास ही नहीं किया गया कि कुछ कर भी सकता है, कुछ सिद्धांत भी दे सकता है। लोगों को फेथ नहीं था, लोगों को विश्वास नहीं था। बाद में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कोलवे, हरमन कोलवे पूरा नाम। कोलवे ने एक कार्बनिक रसायन का निर्माण किया जिसका नाम था एसिटिक अम्ल। क्या नाम था? एसिटिक अम्ल। कोलवे ने क्या बनाया? एसिटिक अम्ल बनाया। इनके कुछ साल बाद बर्थेलो, क्या नाम था वैज्ञानिक का? बर्थेलो ने मेथेन का निर्माण किया। बर्थेलो ने किसका निर्माण किया? मेथेन का। ये दोनों चीजें लैब में तैयार की गई, जिसके बाद लोगों को विश्वास हो गया कि बर्जीलियस के द्वारा दिया गया सिद्धांत क्या है? गलत है। उनका ये मानना गलत है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कहाँ होता है? लैब में नहीं होता। लेकिन बोहलर ने, बर्थेलो ने और कोलवे ने, इन तीनों ने मिलकर के ये प्रमाणित कर दिया कि हम कार्बनिक यौगिकों को कहाँ बना सकते हैं? लैब में भी क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसके बाद इनके नियम का जोरदार खंडन हुआ और जीवन शक्ति के सिद्धांत का क्या हो गया? अंत हो गया, समापन। दिक्कत कोई डॉट यहां तक में? किसी को? जो बच्ची बेचारी सो रही थी कोने में बैठ के, बताइए बाबू, आपको कोई दिक्कत है? लड़की महाराज खड़ा हुई, देवी उदिष्ठा, बताइए देवी, कोई प्रॉब्लम आपको? तो आप निद्रा में काहे थे ना? माया बेच के मौसी कर दे हाल करते हैं। जब रात्रि में सोना चाहिए तो आप मोबाइल चलाते होंगे घर पर, आया सो रहे हैं और सटवा के बटमा बंद कर लीजिए। हम लड़का लोग के डांटते हैं, आप लड़की होके ऐसे आए हैं ड्रेस पहन के, बैठिए और उसका बंद कर लीजिए सारा बटन। चलिए और लिखा जाए। चलिए बाबू लिखिए। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग कार्बनिक रासायन से। कार्बनिक रासायन लिख के डैश, कार्बनिक रासायन लिख के डैश, कार्बनिक रासायन लिख के। देखिए कार्बनिक रासायन, रासायन शास्त्र की कार्बनिक रासायन, रासायन शास्त्र की वैसी शाखा है, कार्बनिक रासायन, रासायन शास्त्र की वैसी शाखा है, कार्बनिक रासायन, रासायन शास्त्र की वैसी शाखा है, वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम, जिसके अंतर्गत हम, जिसके अंतर्गत हम कार्बन, जिसके अंतर्गत हम कार्बन और उसके, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं।
या करके दूसरा परिभाषा बनाइए। देखिए, कार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन, कार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन, कार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है। या करके एक और परिभाषा लिखिए। देखिए, कार्बनिक रसायन वस्तुतः, कार्बनिक रसायन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन और उनके, वस्तुतः हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का रसायन है। व्युत्पन्नों का रसायन है। व्युत्पन्नों का रसायन है। देखिए, परिभाषा कोई काम नहीं है, तो परिभाषा तो लंबा लिखवाते, 11th-12th में लिखवाते हैं 5-6 लाइन का परिभाषा कार्बनिक रसायन का, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। अब ये स्टैंडर्ड लो है और पहली बार ये टॉपिक आया है। अभी इससे पहले आप कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, 10th में पहली बार है, इसलिए परिभाषा को क्या करने चल रहे हैं, शॉर्ट में ही लेके चले, लॉन्ग डिफिनेशन नहीं बनाए। कोई परिभाषा भी 2 लाइन से ज्यादा नहीं बनाने का प्रयास किए। किसी को दिखा क्या कितना होगा? बाकी हम अगले क्लास में लिखवाएंगे, आएंगे तो